कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास, वेडनेसडे क्लास, भागवत गीता क्लास। और आज का टॉपिक तो सुपर इंटरेस्टिंग है। ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल आजकल भागवत गीता के जो भी श्लोक आ रहे हैं हमारी आज की प्रैक्टिकल सिचुएशन से इतना मैच करते हुए हैं। और आज मैं मल्टीपल केसेस के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे, मतलब जो आज का बेसिक टॉपिक वो है कि अगर आप ज्यादा कपड़े खरीदते हैं या अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, या मेरे बाल एकदम ठीक है, मेरे को पार्टी में एकदम परफेक्टली बन के जाना है, मतलब अपने लुक्स को लेके सुपर परफेक्शन में रहते हैं, सुपर परफेक्शनिस्ट वे में रहते हैं कि मेरे को सबसे अलग दिखना है। और उसके लिए आप मतलब अपना बहुत सारा समय यदि इसी चीज पे व्यस्त करते हैं, कपड़े खरीदने के बाद भी आपके पास आपके वार्डरोब में कपड़े नहीं होते, जब आपको पार्टी में जाना होता है, आपको समझ नहीं आता, आप कपड़े रिपीट नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल अपने आप को सेलिब्रिटी टाइप से ड्रेसअप होके जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कहीं ये आपको ओसीडी ना हो जाए, कहीं ये आपको दिक्कत ना हो जाए कि आपको ऐसी दिक्कत ना हो जाए जिससे आपका मेंटल डिप्रेशन ना हो जाए। या ओसीडी, ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि यदि मैंने आज ये फोन ऐसे रखा है तो मैं जब तक ये सीधा नहीं होगा टेबल के ऊपर तब तक मैं दूसरे काम में ध्यान नहीं दे सकती। ये होता है ओसीडी। मतलब आप इतने ऑब्सेस हो जाते हो, अरे चप्पल का मुंह ऐसा होना चाहिए, चाकू ऐसा रखा होना चाहिए, अरे किचन में से ये हटाओ सामान, यहाँ टेबल पे नहीं होना चाहिए, और तब तक आप कंसंट्रेट दूसरी तरफ नहीं कर पाते। या आपका सूरज जब इतने बजे ऊपर चढ़ेगा उसी समय में काम करूंगी। सो दिस इज ओसीडी। मतलब आप कंडीशंस लगा लेते हो अपने काम करने के तरीके पे, अपने तौर तरीके पे आप कंडीशन लगा लेते हो, यदि ये ऐसा होगा तभी मैं काम कर पाऊंगा, यदि ये ऐसा नहीं हुआ, अगर ये सिचुएशन ऐसी नहीं हुई तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और आज भागवत गीता का जो ये श्लोक है हमें इस ओसीडी के बारे में ही हमें एक बहुत क्लियर विजन देगा, बहुत क्लैरिटी के साथ बताएगा कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। हमें बहुत नॉर्मल लगता है कि हमारे कपड़ों के ऊपर ध्यान देना, या अपने ऊपर बहुत सुपर ड्रेसिंग पे, नेल पेंट, नेल्स ऐसे होने चाहिए, या मेहंदी के लिए डिजाइनिंग, हम मतलब दिस इज आजकल आप देखेंगे हर चीज के लिए इतना परफेक्शन और पर्टिकुलर हो गए हैं। आउटवर्ड लुक्स के लिए, इनवर्ड्स नहीं, अपने बॉडी के अंदर के लिए तो हम कूड़ा ही डालते हैं, चाहे हम जंक फूड खा रहे हैं, चाहे हम आंखों से जंक चीजें मतलब एब्सर्ड मूवीज देख रहे हैं या पॉर्न देख रहे हैं, कुछ है तो ये सब कूड़ा अंदर डाल रहे हैं। लेकिन बाहर आउटवर्ड लुक्स के लिए हम इतने ज्यादा पर्टिकुलर हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए कहीं आप भी उस कैटेगरी में ना फॉल हो जाए, क्योंकि ये स्टार्टिंग तो बहुत हल्के हल्के पॉइंट से होती है, यार मैं अच्छा दिख रहा हूँ, यार मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि नहीं, कितने लाइक्स आए हैं मेरी फोटो पोस्ट करने के बाद। पर स्टॉप कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही पाइल अप होके आपको ओसीडी, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसकी कैटेगरी में डाल सकती है। और उसका सॉल्यूशन जो है हमें ये भागवत गीता का श्लोक, भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 15 देगा। तो उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण एवरीवन। तो भागवत गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 15 निकाल लीजिए और पढ़ते हैं हम। यम ही ना व्यथायन्ते ते पुरुषं पुरुषासभा समः दुखा सुखम धीरा सो अमृतव्य कल्पते। इसका अर्थ है, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन,
जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान ये कह रहे कि जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता वो मुक्ति के योग्य है। तो फिर भला ये आज हमारे इस टॉपिक से कैसे लिंक्ड है? हम सुख और दुख की तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि मेरे अलमारी में मेरे पहनने के लिए कपड़े कितने हैं, मेरा लुक्स कैसा है। अरे आजकल यही तो दुख का कारण है। मेरे पास अगर कपड़े नहीं है तो मैं दुखी हूँ, अगर मुझे कपड़े रिपीट करने पड़ रहे हैं मैं दुखी हूँ, मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे तो मैं दुखी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम में मेरे को स्माइल्स हार्ट्स और ये सारे नहीं मिल रहे तो मैं दुखी हूँ। तो और पिछली बार भी हमने यही डिस्कस किया था कि सुख में भी हमें सटल रहना चाहिए। क्यों? अगर आज मुझे सब मिल गया, आज मैं पार्टी में सबसे डिफरेंट लग रही थी, आज मेरे को इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो मैं इतनी पफ्ड अप हो गई, इतनी खुश हो गई, और अगर मैंने उसको स्टेबल नहीं किया तो ये मेरे दिमाग में चढ़ जाएगा कि नेक्स्ट पार्टी में मुझे बहुत अच्छे वे में रहना है, मुझे बहुत पर्टिकुलर रहना है। ऐसे ही मेरे पास एक केस था, आज मल्टीपल केसेस में डिस्कस करूंगी क्योंकि ये जो है मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम इतने ज्यादा सेल्फ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी, कोरोना से पहले की बात है, और शी वॉज लाइक कि डॉक्टर मुझे ना पार्टी करना बहुत पसंद है, मुझे इतना पसंद आता है पार्टी करना कि मैं हर 15 दिन में कहीं ना कहीं आउटिंग करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को खुद कॉल करके कहती हूँ आइए लेट्स पार्टी। मैं कहा अच्छी बात है, आप कर रहे हो पर आपको बाहर का नहीं खाना चाहिए। अरे डॉक्टर बाहर का तो मैं अब जस्ट इसलिए खा लेती हूँ क्योंकि फिर जाएंगे तो क्या करेंगे, एक गेट टुगेदर कैसे होगा। तो मैं कहा व्हाट इज द बेसिक पर्पस कि आप बार बार ये पार्टी करते हैं। तो डॉक्टर मुझे ड्रेसअप होने के लिए एक मोमेंट्स चाहिए, मुझे जहां भी जाना है मुझे एक पर्टिकुलर वे में ड्रेसअप होना है, एंड आई मेक श्योर कि जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं उससे ज्यादा मैं अच्छे से ड्रेसअप हूँ और मुझे सबसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और जो वो मेरे से जलती है, आई कैन सी दैट एनवी इन देयर आईज, वो जलन उनकी आंखों में देती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये उस पेशेंट का स्टेटमेंट था ना, वो सुख में सटल हो रही थी, जब उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे वो चढ़ रहा था उसके दिमाग पे, और शी वॉज मेकिंग आउट मल्टीपल रीजंस कि वो लोग सब दोबारा आए दे पार्टी और फिर से वो अच्छे से ड्रेसअप हुए। उससे क्या हुआ, इतनी ज्यादा वो इस चीज के बारे में फोकस हो गई थी कि उसका पढ़ाई से ध्यान हट गया, उसमें नंबर्स कम आ गए। दूसरा, जरा सा भी उसको कोई कोई बात बोल दे या किसी चीज के लिए उसे मना कर दिया जाए, वो उससे बर्दाश्त होने से हट गया। और जैसे ये स्लो 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 आता गया तो उसमें ओसीडी के सिम्टम्स दिखे। कहती है डॉक्टर जब मैं चप्पल उतार के अपने बेड पे बैठती हूँ और अगर चप्पल का मुंह थोड़ा सा इधर होता है, दाएं होता है, बाएं होता है, तो मैं अपना काम नहीं कर पाती, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट इन माई बुक। जब मैं उतर कर उस चप्पल को सीधे डायरेक्शन में नहीं कर लेती तब तक मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती। ये मेरे साथ पहले नहीं था, अब ये क्यों हो गया है? इनफैक्ट जो हमारा बाहर का शू स्टोर है, अगर दरवाजा बंद भी है और बाहर शू स्टोर्स पे भी लोगों ने चप्पलें और अपने शूज बहुत डिसअरेंजमेंट में रखे हुए हैं, मैं अंदर उस कमरे में बैठ ही नहीं सकती। मैं सब काम छोड़ के पहले जाके अरेंज करूंगी, फिर मैं बैठूंगी पढ़ने के लिए, और जैसे ही मुझे पता चलता है कि कोई और आया है तो मैं अपना सारा काम छोड़ के पहले बाहर जाके चेक करती हूँ कि वो शू स्टोर बिगड़ा तो नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ओसीडी। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिमिट हो गया, सिर्फ चप्पलों तक था। अगर आप अपने आप में सो मच सेल्फ इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ जो भगवान कह रहे हैं मुक्ति का क्या मतलब है, यहाँ मुक्ति का मतलब है जो इस श्लोक पे लिखा गया कि जो सुख और दुख में सतल रहता है, समभाव रहता है, इक्वल रहता है, वो मुक्ति के योग्य हो जाता है। मुक्ति का मतलब क्या हुआ, इन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति के योग्य हो जाता है। वो इतना डिप्रेस नहीं होता दुख में, और इतना सुख जो है उसके दिमाग पे चढ़कर उसको इंटॉक्सिकेट नहीं करता, उसको एकदम जिसको कहते हैं ना नशे में नहीं करता। तो मुक्ति क्या हो गया, मुक्ति हो गया ये एक्स्ट्रा इमोशंस में जब हम सुख हो रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं, और हम उस लेवल को मेंटेन करने के लिए अपने आउटवर्ड लुक के ऊपर इतना ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि वो इतना सुप्रीम एक्सट्रीम में चला जाता है कि कई बार वो ओसीडी की फॉर्म में आया। जैसे मैंने इस पेशेंट का केस बताया, मेरे पास एक और पेशेंट थी, ये मेरे इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में मैंने ये केस देखा था। आज से कम 7-8 साल पहले मैंने इस लेडी को देखा था। ये लेडी कॉलेज टाइम में जब ये मेरे पास आई थी, शी वॉज लाइक 50 years old,
और ये अपने कॉलेज टाइम में अपने बताती है, मैं बहुत पर्टिकुलर थी, मैं बहुत अच्छे से रहती थी, मैं बिल्कुल परफेक्ट थी, मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर को भी बहुत परफेक्शन में रखती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था अगर कोई मेरे को कुछ भी टोक दे बोल दे। फिर मेरे बच्चे हो गए, अब मेरा बच्चा जो था, बेटा जो था, उस समय इतना सुंदर नहीं था, मतलब जैसे मैं फेयर थी वो मेरे हस्बैंड के ऊपर चला गया था, उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था, मुझे बड़ा गंदा लगता था कि मैं उसको अपने पास उठाऊं। तो मेरे को बड़ा उस समय डिप्रेशन हो गया कि मेरा बच्चा ऐसा कैसे पैदा हो गया। लोग आते थे, पॉइंट आउट कर देते थे, और वो इतनी ज्यादा सेल्फ इन्वॉल्व हो गई। चलो बच्चा जैसे जैसे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन जो वो थॉट था उसका पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद का, वो इतना परसिस्ट हो गया कि वो शुरू में ओसीडी की फॉर्म में आया कि उसको खाना जो चाहिए था वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए था, कि उसको प्रॉपरली सर्व किया हुआ चाहिए था। कप का जो कप को पकड़ने वाली जो हैंडल होता है वो इस तरफ होना चाहिए, चमचा उसमें ऐसा होना चाहिए, या प्लेट्स ऐसे रखी होनी चाहिए। वो इतनी ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये ओसीडी से उसका जो था, जिसको कहते हैं केस सिजोफ्रेनिया में चला गया। उसे ऐसा लगने लग गया कि उसके खाने में से आवाज आ रही है, उसके खाने में से ऐसी आवाजें आनी शुरू हो गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो खाना कह रहा था अगर तूने मुझे खाया, वो पेशेंट मेरे को ये बोलती थी, वो खाना मेरे को बोल रहा है डॉक्टर कि अगर तूने मेरे को खाया मैं तेरे को खा जाऊंगा अंदर से। वो मैकडोनल्ड्स जाती थी, उसके बेटा जो उस समय सीए कर रहा था, उसका बेटा ने बताया कि मम्मी इतनी ज्यादा वो हो गई है, हम मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने जाते हैं, जैसे ही बर्गर का वो लेती हैं और जैसे ही वो रैपर खोल के खाने लगती हैं, एकदम से जमीन पे फेंक देती हैं, ऐसे 4-5 बार वो ऐसे बर्गर्स फेंकती हैं। तो वो लेडी कह रही थी कि मेरे को उस बर्गर्स में से आवाज आ रही है कि तूने मुझे खाया तो हम तेरा गला पकड़ लेंगे, तूने अगर ऐसे किया तो हम ये कर लेंगे। सो दिस इज अ केस, आप ये सीजोफ्रेनिया में चला गया क्योंकि पर्सन वो सो सेल्फ इन्वॉल्व। इसी वजह से उस लेडी का डिवोर्स भी हो गया, क्योंकि वो सेटल ही नहीं हो पाई, कोई उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं पाया, ना वो अपने आप को समझ पाई, और अपने बच्चे के साथ अपने पेरेंट्स के यहाँ पे जाके अलग हो गई। तो आप अपने सेल्फ में वो इतनी घुस गई कि वो पूरा केस ही सिजोफ्रेनिया की तरफ चला गया और उसको आवाज आने लगी। हाँ, ट्रीटमेंट इनका पॉसिबल है, पर आप इन ट्रीटमेंट पे क्यों जाना। आप अगर अपने आप को सटल रखें, अगर आप अपने आप को इक्वल रखें, ट्रीटमेंट इज लाइक ट्रीटमेंट में आपको कितना रिलीफ आ जाएगा। हाँ, और फिर आपकी ससेप्टेबिलिटी तो रहेगी ना कि दोबारा 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 ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते रहे। सो मेरे को ना एक स्टोरी याद आ रही है बहुत, मैंने ये अपने गुरुओं से ये कहानी सुनी थी और बहुत मुझे अच्छी लगी। तो वो लेडी जो थी, जो बर्गर्स फेंक देती थी या उसको खाने में से आवाज आती थी, फिर बाद में उसको पानी में से आवाज आने लग गई, फिर जो उसकी दवाइयां चली उसमें से उसे आवाज आनी शुरू हो गई। तो दैट वाज अ वेरी वर्स्ट केस, वो स्टार्व कर रही थी। तो प्लीज आप अपने आप को इतना ज्यादा आउटवर्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन में मत इन्वॉल्व कीजिए कि इतना आप भारी तरफ मत जाइए। अंदर अगर आप इतना परफेक्शन करते हैं, अंदर की तरफ आप जाते हैं, टॉलरेंस, पेशेंस और सटल फॉरगिवनेस, ऐसे वाले अगर आप वर्च्यूज, ऐसे गुण बढ़ाते हैं अपने अंदर, तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, आप मुक्ति के हकदार हैं। मुक्ति इन द सेंस कि आपको ये सारी चीजों के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे डिसीज स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा। वो स्टोरी सुनाने से पहले लेट्स पहले तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्ण आश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। मतलब प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, अगर आपको अपनी गोल ऑफ लाइफ पता होता है कि आपका एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ क्या है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको दिक्कत नहीं करेंगी। जो ये आउटवर्ड चीजें होती हैं, ये आपको दिक्कत नहीं करती। जनरली हम मेंटल डिसऑर्डर्स में, मेंटल डिसीजेस में
ओसीडी, सिजोफ्रेनिया में तभी पढ़ते हैं जब हमको हमारा गोल ऑफ लाइफ नहीं पता। अब हम इसको कैसे समझ सके, जैसे अगर आपका कल एग्जाम है और आपने पढ़ाई करी है और आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपकी सोसाइटी में डीजे चल रहा होगा या बहुत तेज म्यूजिक आ रहा होगा या पार्टीज कर रहे होंगे आपके फ्रेंड, आप दरवाजे बंद करके कान में कॉटन टैग करके आप फुल कंसंट्रेशन 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। क्योंकि आपको तो गोल ऑफ लाइफ पता है, अगर नहीं पढ़ूंगा फ्लंक हो जाऊंगा, मेरा मतलब नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, फेल हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार यदि हमें भी अपनी लाइफ का गोल पता है कि हमें आगे कहाँ बढ़ना है, कुछ भी गोल हो सकता है आपकी लाइफ का, आप एक टॉप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक टॉप बिजनेस वुमन बनना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे करियर में जाना चाहते हैं, तो आपका एक स्टीम्ड लाइन, जो बिल्कुल एक फोकस्ड लाइन, जब आपके पास गोल होगा, तो ये आउटवर्ड चीजें, वो मुझे कैसे जज कर रहा है, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, हाउ कैन दे जज अबाउट माई ड्रेस, हाउ कैन दे जज अबाउट माई हेयर्स, ऐसे आप कैसे कर सकते हो। एक और एग्जांपल बताती हूँ, मेरा एक पेशेंट था, आजकल शादियों का टाइम चल रहा है, सब शादी के लिए जीवनसाथी.com और उसमें रिश्ते देखे जाते हैं। अब बहुत लोगों का ना एक क्राइटेरिया होता है कि गर्ल्स का क्राइटेरिया होगा, बॉयज का क्राइटेरिया होगा, बॉयज को चाहिए होगा मेरे को लंबी, ऊंची, सोनी, गोरी, द टाइप, एक अपने माइंड में वो क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं अगेन आउटवर्ड लुक्स के लिए। और लड़कियों के दिमाग में होगा ठीक है, डैशिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, गुड अर्निंग होनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतना बड़ा मकान होना चाहिए, नौकर चौकर लगे होने चाहिए। सो वट एवर द क्राइटेरिया गर्ल्स का था। तो जो ये मेरा पेशेंट था, वो ही इज लाइक इन हिज लेट 20s, और वो रिश्ता देख रहा था, और ऐसे जीवनसाथी.com पे उसने एक पेशेंट को लाइक भेज दिया, पेशेंट कह रही हूँ, एक प्रोफाइल में जाके उसने लाइक भेज दिया। सो दे स्टार्टेड टॉकिंग, उसको भी समझ आया, इसको भी समझ आया। सो उस लड़की ने कहा देखिए जी, मैं फलाना जगह रहती हूँ और जो मेरा घर है वो 500 गज का कोठी बनी हुई है, आप कहाँ रहते हैं। तो इसने कहा जी मैं तो जी यहाँ सोसाइटी फ्लैट में रहता हूँ, और है। तो उस लड़की के बोल दिया ओ, और इस लड़के ने कहा ओ मतलब नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको बाकी मेरा अर्निंग, मेरा प्रोफाइल नहीं समझ आया, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्या ये कंसिडरेशन आएगा कि आपको ये रिश्ता देखने में। तो उसने कहा यस, दिस इज अ इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर मी, क्योंकि मैं 500 गज की कोठी में रह रही हूँ, मैं एक सोसाइटी फ्लैट में शायद नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी। और धीरे धीरे उनकी बात खत्म हो गई। अब जो मेरा जो पेशेंट था, जो वो लड़का था, वो इस बात पे चिढ़ गया कि मेरी लाइफ की सारी अचीवमेंट, मैंने इतना बड़ा बिजनेस अकेले दम पे शुरू करा, मैं इतना अच्छा अर्न करता हूँ, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ, मेरे इतना अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्योंकि मेरे घर का साइज छोटा है उसने मुझे जीरो कर दिया। हाउ कुड शी, उस लड़की ने मुझे कैसे जीरो आंक दिया, क्योंकि वो लड़का अपने आप को हीरो समझ रहा था कि मैंने सब किया, मेरे पास अपना सेल्फ मेड मैन हूँ, मेरा इतना अर्निंग है, जो भी उसका थॉट प्रोसेस था। और उसको इतनी ज्यादा खुंदक हो गई कि मैं उसको मैसेज करके क्लैरिटी दूं, मैं उसको मैसेज करके क्लियर करूं, दिस इज नॉट, तुम्हारे को ये इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है जो 500 गज की कोठी में रह रहे, तुम्हारी अर्निंग क्या है, तुम्हारी अर्निंग 15,000 है, मैं बहुत ज्यादा कमा रहा हूँ, मेरे पास कोई इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, तुम मेरे को कैसे ऐसे आंक सकती हो, तुमने मेरे को जीरो कैसे कर दिया। और ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे थे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। बस उसने एक सिविल डिसीजन लिया कि उस लड़की को मैसेज नहीं किया या उसको फोन करके ये सारी चीजें नहीं बताई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस लड़के ने अपने आप को स्टैटिस्टिकली बहुत हाई अंकों में रखा था, और जैसे ही वो उसको एक नो मिला, एक चीज मिली, वो उस चीज को सह नहीं पाया। सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है आप स्ट्रेंजर्स थे, उसने आपको ऐसी बात बोल दी, क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं तो दूसरी देखो ना, तो अरेंज मैरिज कर रहे हो, नहीं समझ आया तो छोड़ो, आगे बढ़ो। बट ही गॉट सो मच स्टक अप कि उसको उसके बाद फीवर आने लग गया, लो ग्रेड फीवर, बिकॉज ही कुड नॉट बी वोकल अबाउट हिज थॉट्स, वो बोल नहीं पाया, उसने अपने थॉट्स को यही घोट लिया।
और वो 15 दिन तक फीवर आया, फिर 99 का लो ग्रेड फीवर 1 महीने तक रहा, और फाइनली जब उसके ब्लड टेस्ट किए गए तो उसको थायराइड डायग्नोस किया। लेट 20s, 28 ईयर ओल्ड लड़का विद नो प्रायर हिस्ट्री, कुछ भी, हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी लिविंग, इस थॉट पे कि वो उस चीज के लिए वोकल नहीं हो पाया, और उसने अपने आप को इतना ज्यादा अंदर भर लिया कि मैं जीरो हो गया, मैं जीरो हो गया। और वो, हाँ, और वो लड़का बड़ा पर्टिकुलर है अपनी लुक्स के बारे में। वो जब भी क्लिनिक आता है तो ऐसा लगता है आधी बोतल वो सेंट से नहा के आया है। वो इतना ज्यादा मतलब फ्रेगनेंट होता है, उसका बाल कहीं बाहर नहीं जा रहा होता, उसकी शर्ट्स बिल्कुल प्रॉपरली आयरन होती है, उसके ट्राउजर्स बिल्कुल बॉडी फिटिंग। मतलब आप पेशेंट्स को देखते हो तो हमारा जो केस टेकिंग होता है वो वेटिंग रूम से ही हम पेशेंट्स के लुक को देख के समझ जाते हैं। वो ऐसे ड्रेसअप होके आता था कि वो डॉक्टर से मिलने नहीं आ रहा, वो दवाई लेने नहीं आ रहा, वो शादी में कहीं जा रहा है या बहुत फॉर्मल किसी मीटिंग में जा रहा है, प्रॉपर डैपर बन के आता था। उससे क्या हुआ, इतना ज्यादा उसने आउटवर्ड चीजों पे फोकस किया कि उसको हाइपर थायराइड हो गया। और फिर उसकी जब तक मेडिसिन शुरू नहीं हुई तब तक उसका थायराइड नीचे नहीं गया, उसका फीवर नहीं गया। सो यही होता है कि जब हम सटल वे में नहीं रहते, तो यही शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको आपकी गोल ऑफ लाइफ, उसका गोल ऑफ लाइफ ये नहीं था कि उसी लड़की से शादी करना, उसका गोल ऑफ लाइफ था एक गुड वाइफ मुझे चाहिए, पर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, है ना। ऐसे ही हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए कि हम, ये बॉडी नहीं है, ये अज्ञानता है कि जितना हम एक्सटर्नल्स में सेल्फ इन्वॉल्व हो जाते हैं इसलिए डिसीज स्टेट में आता है। शिला प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि ये अज्ञानता है, दिस इज नॉट नॉलेज। रियल नॉलेज इज कि हाँ, ये बॉडी हमें टेम्परेरी मिली है, इस बॉडी का हमें बेस्ट यूज करके इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर जाना है। तभी जो पहले जमाने की वैदिक सिविलाइजेशन होती थी, उन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छे से डिवाइड करी थी, एक बैलेंस मेंटेन किया था। और उस बैलेंस के अकॉर्डिंग आप अपना मटेरियल लाइफ, जो लाइफ में आप इंजॉय करना चाहते हैं, और दूसरा जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको एक बैलेंस वे में आगे बढ़ाया जाता था। आजकल वो बैलेंस बिगड़ गया, स्पिरिचुअलिटी, इनवर्ड्स वर्च्यूज, अच्छे इंसान बनने के लिए हम नहीं सोचते। हमें लगता है पैसा है, या हम आउटवर्डली बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने हमारे नेल आर्ट्स कराई हुई है, हमारे बाल बहुत अच्छे हैं, हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो बस ये हमारे लिए द परफेक्शन है। और जब हमारा गलत गोल ऑफ लाइफ होता है, हम डिसीजेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक अरेंजमेंट होता था, पहले होता था स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, फर्स्ट 25 ईयर स्टूडेंट लाइफ, आप पढ़ो, आप जीवन को समझो, आपको क्या नॉलेज चाहिए, आपको बॉडी के बारे में नॉलेज दिया जाता था, एकेडमिक नॉलेज दिया जाता था जिससे आप पैसे कमा सको, इनफैक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाता था, कि ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी कि आगे जाके आप इन चीजों से, ये चमकदार चीजों से आपकी आंखें, जिसको कहते हैं ना, यू डोंट बिकम ब्लाइंड बिकॉज ऑफ इट, एंड एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी पाए। तो ये सब पहले 25 साल में प्रिपरेशन किया जाता था। 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम होता था कि हाँ, नाउ अब आप रेडी हो, यू गेट मैरिड, एंजॉय लाइफ, पैसा कमाओ, बच्चे पैदा करो, और उन बच्चों को ये शिक्षा दो और अच्छे संस्कार दो। 50 के बाद जो आता था वानप्रस्थ, नाउ अब धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम करो, क्योंकि अब हमारा मटेरियल लाइफ कम हो गया, खत्म हो रहा है, अब हमें स्पिरिचुअल की तरफ जाना है। हमें जो है, हमारा अब गोल ये है कि हमें इस लाइफ में से ये डेथ और बर्थ की साइकिल से बाहर जाना है, हमें गॉड की तरफ जाना है, एक हायर स्पिरिचुअल फोकस की तरफ जाना है। और यदि हम स्पिरिचुअल फोकस की तरफ ध्यान देंगे तो हम इन सारी चीजों से बाहर निकल जाएंगे। तो पहले वानप्रस्थ होता था कि ठीक है, अब बच्चों को सौंप दो सारी चीजें, अब बच्चे करेंगे, वो अब रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी शादियां कर दो, और आप जो है धीरे धीरे फैमिली लाइफ से दूर हो जाओ। और फिर फोर्थ आता था सन्यास। सन्यास जैसे ही आता था, मतलब नाउ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, ठीक है, अब हम सिर्फ भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, अब हम ये दुनियादारी के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम अपने आप को दुखी नहीं करेंगे, हम अपने आप को डिसीज नहीं लाएंगे, अब ये हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप स्टेप बैक करो। तो ये गोल ऑफ लाइफ था। लेकिन लोग जब ये गोल ऑफ लाइफ भूल गए तो शिला प्रभुपाद ये कह रहे कि संन्यास नहीं ले पा रहे। आज भी लोग अपने बच्चों के
अपने बिजनेस में, फैमिली लाइफ में बड़े लोग इतने ज्यादा अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में लिखा है कि ऐसे लोग जो है अपनी कदर खुद खराब कर देते हैं। दिस इज नॉट माय वर्ड्स, बड़ा रूटली श्रीमद् भागवतम में इस चीज को बड़ा ही ब्लंटली लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो होते हैं डॉग्स की तरह होते हैं, जो अननेसेसरी इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे डाई लाइक डॉग्स। मतलब बड़ा ही, अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बड़ा ही आपको लगेगा कि हाँ, वेयर, कहाँ हम ब्लंडर कर रहे हैं, कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। बड़े लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनकी लाइफ से सीखना चाहिए, लेकिन बड़े लोगों को भी ये चाहिए कि इतना इन्वॉल्व ना करे, अपनी लाइफ का गोल जो है, पर्टिकुलर गोल जो है, उसको साध्य करे, उसको देखें। क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो मिलती है बड़े ही, जिसको कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मिलती है, और बहुत मुश्किल से मिलती है। सो और ऐसा कहा जाता है, जैसे भागवत गीता में भी लिखा हुआ है 8.4 में, कि जो आपका लास्ट थॉट होएगा डेथ के टाइम, वही नेक्स्ट बॉडी मिलेगी। तो यदि आप उस घर में अपने बच्चों में बहुत ज्यादा आसक्त रहे, और लास्ट थॉट जो आपका आ गया घर के बारे में, तो ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि यदि आप में आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई उस घर के प्रति, और मरने के टाइम आपको यही याद रहा, हाय मेरा घर, मैंने इतनी मेहनत से बचा बनाया, मैंने इतना ये किया, सब किया, मैं क्या ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि आप उसी घर में या तो लिजर्ड, या तो कॉकरोच, या इवन जमीन के नीचे स्नेक बन के भी पैदा हो सकते हैं। सो दिस इज, आप इसको कहो कि साइंटिफिकली कैसे प्रूव करें, साइंटिफिकली तो नहीं प्रूव किया जा सकता, लेकिन लोगों को डेथ के टाइम ऐसे थॉट्स आते हैं। अभी एक नया नया एक बहुत लेटेस्ट, जिसको कहते हैं, अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा ऑफ रिसेंट कि साइंटिस्ट ने मरने वाले आदमी का ब्रेन स्कैन निकाला, और उन्होंने देखा कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स जो है स्पार्कल हो रहे हैं, और वो पार्ट्स स्पार्कल जो हो रहे थे, उन्होंने इस चीज को एसेस किया कि वो मरने वाले आदमी के जो ब्रेन में वो स्पार्कल हो रहे थे, इसका मतलब उसकी पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने जा रही थी, जो उसने पूरी जिंदगी जी है। हम नॉर्मली, हमने कल क्या किया, परसों क्या किया, 15 दिन पहले किया, हमें नहीं याद रहता, हमने बचपन में कैसे थे हमें नहीं याद रहता, लेकिन जब डेथ का मोमेंट आता, पूरी लाइफ ऐसे स्कैन करती हुई सामने से जा रही है। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, और ये हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्र पहले ही कहते हैं कि जो आप जिंदगी में ज्यादा करते रहोगे, वही आखिरी मोमेंट पे आपकी आंखों के सामने आएगा, और वही आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी। क्योंकि हमें अपना गोल ऑफ लाइफ नहीं पता, हम सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं, नहीं मुझे आज ऐसे ड्रेसअप होना है, ये करना है, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जब हमें गोल ही नहीं पता होगा, तो हम ऐसे ही बैफल होंगे, हम ऐसे ही प्रॉब्लम्स में गिरते जाएंगे, ऐसे ही प्रॉब्लम्स हमको, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं बढ़ते जाएंगे। और आज के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल पर्सन भी आजकल स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, अरे ये क्या है, ये डिप्रेशन ही तो है, ये स्ट्रेस ही तो है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, इस कहानी में क्या हुआ था कि एक बार, हाँ, एक आदमी था, उसकी वाइफ हमेशा कहती थी, देखो तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हें पैसा अर्जित करना चाहिए, तुम पैसा कमाओगे तभी हम बेटियों का विवाह अच्छी जगह कर पाएंगे, तुम पैसा लो पैसा लो। तो उस आदमी ने क्या किया, शिव जी की घोर तपस्या करी, मतलब रोज जाना शिव जी से, मतलब बहुत ज्यादा शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी प्रकट हो गए। और शिव जी से उस आदमी ने पूछा कि मुझे, शिव जी ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो उस आदमी ने कहा, देखिए मेरी बेटी है, मुझे पैसा चाहिए। मैंने, ठीक है तुम ऐसा करो, तुम्हारे गांव में ना एक संत रहते हैं सनातन गोस्वामी, उनके पास चले जाओ, उनके पास ना पारस है। ठीक है, पारस क्या होता है कि लोहे को टच करो, किसी भी चीज को टच करो तो वो गोल्ड बन जाता है। तो उनसे वो पारस ले लो, वो तुम्हें दे देंगे, और तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, गोल्ड होगा। तो तुम चले जाओ उनसे ले लो। कहता थैंक यू शिव जी, आपने मेरी हेल्प कर दी। और वो क्या करता है, उस संत को ढूंढते ढूंढते उनकी कुटिया में चला जाता है। वो जमुना जी के किनारे बहुत ही, जिसे कहते हैं कुटिया भी नहीं होती, एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसी के नीचे बैठ के बड़े ही विरक्त वे में बैठ के एक कोपिन पहन के वहां पे शास्त्र लिख रहे होते हैं। तो वो आदमी जाता है कि महाराज ऐसे ऐसे है, आपके पास पारस है, मुझे पता चला है, शिव जी ने बताया था, तो कृपया करके आप मुझे वो पारस दे दीजिए, मुझे जरूरत है। मतलब हाँ ठीक है ले जाओ, मेरे किसी काम का नहीं है। कहते कहाँ पड़ा है वो, कहते वो देखो वो कूड़े के
कूड़ा वाली जगह है ना, वो पत्तियों के नीचे पड़ा होगा, देख लो यही मैंने आखिरी बार देखा था, ये कूड़े में पड़ा होता है। तो वो कहता है, वो पत्तियां हटाता है और देखता है वहां पारसमणि है, और वो बड़ा खुश होता है और वो घर ले जाता है और वो उससे गोल्ड बना के अपनी लड़कियों की शादी कर देता है, रिच हो जाता है। पर उसके थोड़े दिनों के बाद ना उसके दिमाग में आता, उन गोस्वामी जी ने ये पारस कूड़े में क्यों रखा, मतलब कूड़े में इतनी बहुमूल्य चीज कौन रखेगा। अगर आपके पास ऐसी चीज हो, आप तो डबल ट्रिपल लॉकर में डाल के रखे, या स्विस लॉकर में डाल रहे हैं आप लोग कि नहीं भैया किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, ये तो हमारी पुश्ते बैठ के खाएंगी। तो सनातन गोस्वामी ने उसको कूड़े में क्यों रखा, तो उसको लगा कि हाँ इनके पास ना इससे भी ज्यादा कोई बहुमूल्य चीज है जो ये मेरे को छुपा रहे हैं, जो मेरे को दिखा नहीं रहे। तो वो कुछ दिनों के बाद सनातन गोस्वामी के पास जाके वो पारस रख देता, कहता है महाराज आपने ये कूड़े में क्यों रखा हुआ था, तो कहता है ये कूड़ा ही तो है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ये कूड़ा ही है। कहता है आपके पास इससे भी बहुमूल्य चीज है। सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ मेरे पास है। तो कहते हैं वो क्या है, कहते हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कहते हैं नहीं मुझे ये पारस नहीं चाहिए, आप मुझे वो चीज दो। कहते हैं अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए और अगर तुम्हें वो बहुमूल्य चीज चाहिए तो ये पारस जाके जमुना जी में फेंकाओ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो आदमी पहले डबल माइंड होता है, फिर ट्रिपल माइंड होता है, फिर अल्टीमेटली वो क्या करता है, वो पारस को यमुना जी में फेंक आता है और फिर आके पूछता है। तब सनातन गोस्वामी उनको भगवान के नाम के बारे में महिमा बताते हैं, और भगवान का यही नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके बारे में बताते हैं। अब क्या सीखे हम स्टोरी से, ये जो पारस था वो हमारी मटेरियल नीड्स को तो पूरा कर रहा था कि सोना बना देता है, हर चीज को कर देगा, लेकिन क्या हम डेथ के बाद इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप औरंगजेब की बायोग्राफी पढ़े तो आप औरंगजेब की बायोग्राफी में पढ़ेंगे कि लास्ट टाइम औरंगजेब बहुत ही क्रूर राजा था, जिसने अपने पिता को भी कैद कर लिया था, जिसने अपने भाई को मर्डर कर दिया था, जो इतना सिखों पे उसने बहुत करा था, किसी को कैसे मारता था, किसी का स्कैल्प उतार देना, किसी की आंखों में गरम सिलाए डाल देना। तो वर्ल्ड बहुत दुखी, इंडिया वॉज वेरी, जिसको कहते हैं बहुत स्ट्रगल किया औरंगजेब जैसे क्रूर राजा के अंडर। और उस औरंगजेब जब मर रहा था, उसको मरने से एक हफ्ता पहले इतनी टेंशन हो गई कि मैंने इतने पाप किए हैं, मेरा क्या होगा ऑलरेडी, जबकि उसके पास इतना बड़ा एम्पायर था, उसके दीवारों में हीरे जड़े हुए थे, उसके पास हसीन से हसीन लड़कियां उसके हरम में हुआ करती थी जिनको वो इंजॉय किया करता था। किसी भी लड़की को फिंगर पॉइंट कर देता था, वो उसके सैनिक उसको उठा लेते थे, और वो सब शराब पीना, जो उसको खाना है, जो उसने पहनना है, हर जगह उसने रूल करना। लेकिन मरने से एक हफ्ता पहले ही वो इतनी ज्यादा वो टेंशन में था, मैंने इतने पाप कर दिया अब क्या होगा। उसके पास तो पारस ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड था। तो अगेन उसको अपना गोल ऑफ लाइफ नहीं पता था, इसलिए वो फुल एंजाइटीज में था मरने के समय। हमें उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता, नहीं तो कोई ना कोई उसको भी डिसीज हुआ हुआ होता। सो हमने ये देखा कि कैसे एक गोल ऑफ लाइफ होना जरूरी है। जितना मटेरियलिस्टिक थिंग्स में हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अगेन बैलेंस बना के चलिए। जितना आप मटेरियलिस्टिक चीजों में सुपर इन्वॉल्व होंगे, हर चीज में लगे रहेंगे, तो आपको दिक्कत होएगी ही होएगी। ठीक है, हमने जैसे इस कहानी से देखा, हमने हरिदास जैसे हमने सनातन गोस्वामी की कहानी से सुना कि कैसे ये चीज आप अगले जन्म में कैरी नहीं कर सकते, और जब मरोगे तो डर लगेगा अब क्या, अब क्या, अब मुझे क्या। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करोगे तो आपको आगे का गोल भी दिखेगा कि हाँ मरने के बाद कहाँ जाना है, किधर जा रहा हूँ, कौन सी डेस्टिनेशन है, कौन सी ट्रेन में बैठना है, वैकुंठ जा रहा हूँ या नरक जा रहा हूँ। आपने वो प्लान करना है। आप ट्रिप प्लान करते हैं ना, यदि आप हॉलीडे प्लान करते हैं तो आपको पता होता है मुझे यहाँ से फ्लाइट बोर्ड करनी है, वहां पे उतरेंगे, उसके बाद दूसरी फ्लाइट बोर्ड करनी है, वहां क्या वेदर
थिएटर है, कैसे कपड़े मुझे लेके जाने हैं, वहां मैंने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए गियर्स लेके जाने हैं, कैमरा लेके जाना है, फोटोग्राफ्स खींचनी है, वहां कितने दिन रहना है, सब शेड्यूल करना है। मेरे मोबाइल में उतना पैसा है, बैलेंस है क्या, मेरे पास इतना बैलेंस है कि जो मेरे को वहाँ रेस्टोरेंट्स में खाना है सब। तो जब हम इतनी सारी चीजें एक स्मॉल ट्रिप के लिए प्लान करते हैं, ये तो हमारा लाइफ का सोल का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। तो डेथ के बाद का डेस्टिनेशन नहीं प्लान करना, दिस इज गोइंग इनवर्ड, इसको कहते हैं अंदर जाना। सो अब हम आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है और उसे आत्म साक्षात्कार, बेसिक गोल ऑफ लाइफ क्या है, का पस्त निष्कटक हो जाता है अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना भी दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा विधवा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च दर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है कि भव बंधन से आपको अपने आप को कंट्रोल करना, आपने अपने आप को टॉलरेट करना, आपने अपने जिसको कहते हैं इंद्रियों को संयम में रखना है, तभी आप इन सारी प्रॉब्लम्स से आप अपने आप को पार कर पाएंगे। अच्छा, जो मैं कहानी तात्पर्य से पहले बता रही थी, बड़ा ही बहुत ही सटीक जाती है हमारी जो सिचुएशन है उसके साथ। क्या हुआ, एक गांव में दुर्गा जी की विग्रह उत्सव मूर्ति को दूसरे गांव में ले जाया जाता था और एक बहुत पंडाल सजाया जाता था, और उस दुर्गा जी की मूर्ति को क्या किया जाता था, एक डोंकी के ऊपर रख के उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था। वहां का तरीका ऐसा था कि कैसे उधर मूर्ति को ले जाना था, और बहुत सालों से ये प्रथा जो थी चल रही थी। अब जिस डोंकी को वो कैरी कर रहा था दुर्गा जी की मूर्ति को, उसको 5 साल हो गए थे, और वो देखता था कि जैसे ही मेरे को इस गांव से उस गांव में लेके जाते हैं, लोग एकदम दंडवत प्रणाम करते हैं, मुझे मतलब इतना नमस्कार करते हैं, और मतलब मेरा कितना रुतबा है। उसको ये नहीं पता था कि उसका ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि पीछे दुर्गा जी की मूर्ति है, लोग उसको प्रणाम नहीं कर रहे होते, तो दुर्गा जी की मूर्ति को कर रहे थे। परंतु वो ये इतने सारे लाइक्स देख के कि भैया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो थोड़ा ना घमंडी हो गया, उससे वो सुख जो था, जो वो एप्रिसिएशन था, वो उससे टॉलरेट नहीं हुआ। तो उसने कहा जब ये लोग मुझे देखकर इतना प्रणाम करते हैं, अगर मैं गाऊंगा, अगर मैं बोलने लग गया, तो ये लोग तो मेरे फैंस हो जाएंगे। तो एक बार 1 साल क्या हुआ, तो उसने ऐसे ही किया, जैसे ही वो दूसरे गांव गया और ढें चू करके जोर 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 से बोलने लगा, तो लोगों के कान फट गए। और जैसे ही उन्होंने दुर्गा जी की मूर्ति हटा ली उसकी पीठ से, उस गधे को उन्होंने, उस डोंकी को इतना डंडों से मारा, इतना डंडों से मारा कि उसके का बैंड बज गया। यही हमारे साथ होता है। ये जो हमारे को यौवन मिला है, यूथ एज मिला है, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, जो हमें पैसे मिले हैं कि हर चीज हम इतना इंजॉय कर सके, ये सब हमें भगवान ने दिया है। और जब हम ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं कर पाते, हम और करना चाहते हैं, जैसे आप देखेंगे आजकल भी बूढ़े लोग हो जाते हैं, फिर भी आप देखिए कितना वो बोटॉक्स डाल डाल के अपनी स्किन को यंग रखना चाहते हो, उससे कितने ज्यादा हमने केसेस सुने कि क्लॉट्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर। क्लॉट्स होने की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार क्लॉट हिप में चला जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो ये क्या है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम एज भी होंगे, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हमारी बॉडी पे रिंकल्स आएंगे, क्योंकि हम इतना उस परफेक्शन में चले गए हैं कि हम समय को भी कहते हैं हम रिवर्स कर रहे हैं, हम कभी मरे नहीं, कभी हम ये ना करें। और चाहे उसकी वजह से इंटरनली हमें कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हम ये करते हैं। वही डोंकी को लगा नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, उसको ये नहीं लगा कि ये सब जो है दुर्गा माता जो उसकी पीठ पे, उनको रेवरेशन मिल रहा है। हमें भी ये नहीं लगता ये भगवान ने हमें दिया, ये ब्लेसिंग्स हैं, हमें इसको अच्छे वे में यूटिलाइज करना है, एक बैलेंस बना के करना है।
पर हम क्या करते हैं, आउटवर्ड कर लेते हैं, नहीं नहीं मैं तो अब ये नेल्स भी करा लेता हूँ, मैं तो आउटवर्ड जाके बोटॉक्स भी करा लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो डंडे की मार पड़ती है वो ये डिसीजेस की फॉर्म में आती है, ये ओसीडी की फॉर्म में आती है। हर केस में जरूरी नहीं आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन बीज डल गया है, अब वो कब फलीभूत होगा, वो कब पेड़ बनेगा, वो आपको तब पता चलेगा, तब आप उस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, इसी की वजह से एंजाइटी अटैक आते हैं, हाइपर वेंटिलेशन शुरू हो जाता है, हाय ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं क्या करूं, हम हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, परफेक्ट, अरे वो लोग हमें जज तो नहीं कर रहे, कुछ हो तो नहीं रहा। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग ना बड़े धर्म के हिसाब से चलते थे, शास्त्रों के हिसाब से चलते थे, तो उनको ये सारी चीजें सिखाई जाती थी, भागवत गीता का ज्ञान उन लोगों को दिया जाता था, तो वो बहुत सटल होके चलते थे। तो मेरे पास ना एक पेशेंट थे, वो बताते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर ना उस समय सिंध में जब अनडिवाइडेड इंडिया थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो था वो कमाया करते थे, बहुत रिच थे। पर जब वो इंडिया आए तो सब उनका सब लॉस हो गया। जब वो रिच थे तब भी वो कहते थे ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, और जब वो इंडिया आए, जब वो बहुत गरीब थे, इतने गरीब हो गए थे कि घास जो थी, घास की रोटी बना के, आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा बोला कि जो आपकी ये घास उगती है उसको काट के उसकी रोटियां बना के खाते थे, इतने भी पैसे नहीं थे कि आटा वो अफोर्ड कर सकते थे। तो वो चीज खाते थे, और उस समय भी उनको लगता था जो भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ये भगवान है, सुख और दुख जो है आएगा, और वो उसमें समतल रहे। और उसके बाद उन्होंने मेहनत करी, क्यों, क्योंकि माइंड एंजाइटी फ्री था, तो एक फोकस था, उनको गोल था, उनका फोकस था, और वो एंजाइटी फ्री माइंड से जब उन्होंने फोकस किया, मेहनत किया, तो उनको सक्सेस मिलता गया। और कहते हैं कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया जितना उनको पहले भी नहीं था, उससे डबल ट्रिपल वो रिच हो गए। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, कपड़ा फटा हुआ भी होता था ना, उसको सिल के पहनते थे, एक वैल्यू ऑफ क्लोथ था कि हाँ ये अभी लिया है। हमको भी याद है बचपन में हम कपड़े लाते थे तो हमारी मम्मी कहती थी नहीं नहीं इसको पहले 4-5 बार बाहर अंदर पहनना, फिर घर के लिए निकालना, अभी घर के लिए नहीं निकालना। तो वो कपड़े संभले रहते थे, कुछ घर के कपड़े फट भी जाते थे, उनको सिल के पहनना, इन चीजों को मतलब अंदर से सिलना, फेंकते नहीं थे, हर चीज को वैल्यू देते थे, हर चीज को कहते थे, और एक हायर पर्पस के बारे में चलते थे कि नहीं इस चीज पे लोग क्यों जज करेंगे हमें, दिस इज एक अंदर की वर्च्यूज है, वो हमारे को कल्टीवेट करनी है, उस पे लोग हमें जो है देखेंगे, वो उस वे में लोग हमें पसंद करेंगे, ये आउटवर्ड कवरिंग से लोग हमें क्यों जज करेंगे। तो ऐसे दिमाग में माइंड सेट हुआ करता था। तो लेकिन आजकल क्या है, सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, सब फास्ट कल्चर है, फास्ट फूड आ गया है, कपड़े जितने भी अलमारी में भर लो उतना ही कम है, जितना मतलब आपके पास एक कपड़ा रिपीट नहीं करना, आते ही कपड़ा घर में पहन लेना, कोई बात नहीं उसको पहन के सो जाना, नहीं दोबारा ले आएंगे, दूसरा कपड़ा ले आएंगे, लोगों के पास इतनी ज्यादा शूज हैं, बेलीज हैं, हर चीज है। इवन मेरे हस्बैंड के पास इतने ज्यादा जूते हैं, मैं उनको कभी कभार सिंड्रेला कहती हूँ, अरे ये बैडमिंटन कोर्ट में पहनने वाला जूता है, अरे नहीं ये स्क्वैश खेलता हूँ ना उसमें पहनने के लिए जूता है, अरे ये जो पार्टीज में जाता हूँ उसके लिए जूता है, अरे ये तो जब मुझे फॉर्मल कहीं जाना होता है उसके लिए जूते हैं, अरे ये तो जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ। सो इतने सारे मतलब मैंने इतने कभी शूज नहीं देखे जितने मेरे हस्बैंड के पास शूज है। तो ये क्या है, क्योंकि हमारे को वैल्यू नहीं है चीजों का, हम इतने ज्यादा सेल्फ इन्वॉल्व हो चुके हैं अपने अंदर कि नहीं नहीं चलो ये चला गया ना दूसरा आ जाएगा, ये चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, और यही मेंटालिटी हमारे रिलेशनशिप में भी आ गई है। अरे ठीक है ना, डिवोर्स ले लेंगे दूसरी शादी कर लेंगे, अरे लिव इन में रह के देखते हैं ना कि कंपेटिबिलिटी कैसे बैठती है। पहले जमाने में तो लोग शक्लें भी नहीं देखते थे, नेचर भी नहीं देखते थे, शादियां हो जाती थी और कितनी लंबी वो चलती थी कि 50th एनिवर्सरी बन रही है। और आज के टाइम में कम एंड गोइंग, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो जाता है। तो यही चीज है, यही हमारी मेंटालिटी को दिखाता है आपको। आप कितने ज्यादा जजमेंटल हो रहे हो लोगों के कपड़ों के बारे में, नहीं, हम केसेस देखते हैं, हम लोगों की हिस्ट्री सुनते हैं, हमें ये दिखता है, और हमारे शास्त्र भी यही बात कर रहे हैं कि हमें जो है इनवर्ड वर्च्यूज को बहुत आगे प्रोपोगेट करना है, नहीं तो हम इन सारी चीजों में फंस जाएंगे। मैंने आज बहुत मल्टीपल केसेस बता दिए, एक थायराइड का बता दिया, एक सिजोफ्रेनिया का बता दिया, एक ओसीडी का पेशेंट बता दिया,
ट्रीटमेंट पॉसिबल है इन लोगों का, लेकिन किस हद तक, अगर बार बार एक ही चोट लगती रहे, रोकती रहे, तो नासूर बनेगा ना। नेचर सिर्फ उतना ही ट्रीट कर, ठीक, डॉक्टर उतना ही लोगों को ठीक कर सकता है जितना नेचर अलाउ करती है। लेकिन यदि आप अपना नेचर को ही नेचर के अगेंस्ट कर लोगे, जो यूनिवर्सल लॉज है, यूनिवर्सल लॉ बुक है, उसी के, उस नेचर के अगेंस्ट आप अपना नेचर कर लोगे, तो हीलिंग जो है हम सिर्फ मैनेज ही कर पाएंगे। लाइफ का परफेक्ट गोल, हायर पर्पस ऑफ लिविंग जो है, हम भूल जाएंगे। तो प्लीज अपने इनर वर्च्यूज पे ज्यादा ध्यान दीजिए रादर देन एक्सटर्नल चीजों पे। फेसबुक, इंस्टा पे अपनी पिक्चर्स कम शेयर कीजिए। लोगों के जजमेंट्स पे, लोगों के आपके ऊपर एक्सटर्नल लुक्स के ऊपर कमेंट्स को बहुत हृदय पे मत लगाइए। और ठीक है, रिलैक्स जिंदगी जिए, हमेशा एकदम आउट परफेक्शन वाला नहीं। सेलिब्रिटीज की तरह आपको बाहर स्टेप आउट नहीं करना, आपको एयरपोर्ट लुक्स के लिए कोई नहीं खींच रहा, लेकिन आपको जिंदगी नॉर्मल जीनी है। नॉर्मल जियोगे तो बैलेंस जियोगे, ठीक है। So with this, I will end my lecture here. और this is a very serious issue. आप इसे सीरियसली लीजिए। कईयों के लिए मजाक होगा, कईयों के लिए लगेगा अरे इससे कुछ नहीं होता, ये तो कहने वाली बातें हैं। सो कई समझदार होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, और कई होते हैं जो खुद गलती करके सीखना चाहते हैं, और कई होते हैं जो गलती करके भी नहीं सीख सकते। तो भगवान ने हर प्रकार की प्रकृति बनाई है, हर प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी फॉर देम। बाकी जो सीखना चाहें तो कृपया प्लीज उसको अप्लाई कीजिएगा। और भागवत गीता का विजडम बहुत सारी चीजें खोलता है, बहुत सारे मेंटल इश्यूज से हमें बचा सकता है। एक गुरु के अंडर अगर भागवत गीता पढ़ी जाए, हम तो बहुत मेडिकल एस्पेक्ट से, बहुत आउटवर्डली उसको टच करके पढ़ रहे हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप इस्कॉन सेंटर्स में जाके, यहाँ पे भागवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, गुरुओं के अंडर पढ़ाई जाती है, बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ाई जाती है, आपको गोल ऑफ लाइफ बताया जाता है, वहां पे पढ़िए। इतने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उनको सुनिए तो आपका और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आएगा। आपका सक्सेस का आपका एक इंडिविजुअल फॉर्मूला हो जाएगा। एक डिसीज फ्री रहने का आपके पास एक अपना इंडिविजुअल फॉर्मूला होगा कि आपको डॉक्टरों के पास, हम जैसे लोगों के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो विद दिस थॉट आई विल एंड माय क्लास हियर। 3 बार हरि नाम बोल के हम करते हैं। यदि प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा और प्रयास करेंगे उसको आंसर करने का, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, आपका दिन शुभ हो, आपका वीक शुभ हो और कृष्णमय हो। हरे कृष्ण।